नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रियंका चौहान, सहायक आचार्य भूगोल, आपको भूगोल विषय के अंतर्गत भौतिक भूगोल में एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ। वो है पृथ्वी की उत्पत्ति। और पृथ्वी की उत्पत्ति के अंतर्गत भी हम आज की कक्षा में पढ़ेंगे जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना। आइए हम शुरू करते हैं अपनी कक्षा। सबसे पहले हम बात करें कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न जो सिद्धांत हैं वो कौन कौन से हैं। तो सर्वप्रथम जो पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित जो संकल्पना प्रस्तुत की थी वो फ्रांसीसी वैज्ञानिक बफन ने 1745 में की थी। उन्होंने ये माना था कि एक विशालकाय पुच्छल तारा जो था वो सूर्य के समीप आया और दोनों में एक ज़बरदस्त भिड़ंत हुई, जिसके परिणाम स्वरूप सूर्य से पर्याप्त मात्रा में द्रव्य पदार्थ बाहर निकल आया और ये सूर्य से निकला पदार्थ कालांतर में घनीभूत हो गया और ग्रहों और उपग्रहों की रचना हुई। इसी क्रम में जो गणितज्ञ हैं और गणितज्ञ जो दार्शनिक हैं कांट, उन्होंने अपनी वायव्य राशि परिकल्पना को प्रस्तुत किया। उसके बाद जो लाप्लास है उन्होंने निहारिका परिकल्पना को प्रस्तुत किया। 1900 ईस्वी में चैम्बरलेन और मोल्टन ने कहा कि ब्रह्मांड में एक भ्रमणशील तारा सूर्य के नज़दीक गुजरा, जिसके परिणाम स्वरूप तारे के गुरुत्वाकर्षण से सतह पर सिगार के आकार का कुछ पदार्थ बाहर निकलकर अलग हो गया। जब यह तारा सूर्य से दूर चलने लगा तो सूर्य सतह से बाहर निकला हुआ ये पदार्थ सूर्य के चारों ओर घूमने लगा। यही धीरे धीरे संघनित होकर जो है वो ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गया। तत्पश्चात जेम्स जीन्स और बाद में जेफरीज ने भी इस मत का समर्थन किया। यद्यपि समय बाद के तर्क में सूर्य के साथ एक और साथी तारे की होने की बात मानते हैं। ये तर्क जो हैं वो द्वितारक सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। इसी क्रम में 1950 में रूस के ओटो शिम्ड जो हैं उन्होंने कार्ल वाइजगर ने निहारिका परिकल्पना में कुछ संशोधन किया और उन्होंने अंतर तारक धुलिक परिकल्पना दी। उनके विचार जो थे वो सूर्य एक सौर निहारिका से घिरा हुआ था जो मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम और धूल कणों से बनी थी। इन कणों के घर्षण और टकराने से एक चपटी तश्तरी की आकृति में बादल का निर्माण हुआ और अभिवृद्धि की इस प्रक्रिया में ग्रहों का निर्माण हुआ। इससे हमें पता चला है कि वैज्ञानिकों ने पृथ्वी या अन्य ग्रहों की ही नहीं परंतु पूरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत है उनको प्रस्तुत किया और इस जटिल समस्या को समाधान करने का प्रयास किया। आइए हम विस्तार से पढ़ते हैं जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना। जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना है वो जीन्स ने 1919 में प्रस्तुत की थी। कालांतर में 1926 में हैरोल्ड जेफरीज जो थे उन्होंने इसमें संशोधन किया था। इस परिकल्पना में यह माना गया है कि सूर्य से कई गुना बड़ा तारा जो है वो किसी कारणवश सूर्य के निकट आ गया। इस विशाल तारे की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रभाव से सूर्य में एक ज्वार उठा। जैसे कि हम चित्र में देख सकते हैं कि ये तारा जो है वो सूर्य के जैसे जैसे पास आता गया वैसे वैसे इसमें जो ज्वार का उभार हुआ। इस विशाल तारे की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रभाव से सूर्य में जो ज्वार उठा, जो यह विशाल तारा सूर्य के निकट आता गया तो इस जो ज्वार था उसके आकार में भी वृद्धि होती गई। जब यह तारा सूर्य के बहुत निकट आ गया तो ज्वारीय भाग का पदार्थ जो है वो सूर्य से अलग हो गया। जैसे कि हम इस चित्र में देख सकते हैं कि जो तारा था वो जैसे जैसे निकट होकर बिल्कुल जब सामने की स्थिति में पहुंच गया तो सूर्य के जो ज्वार जो पहले के चित्र में देख सकते हैं जो ज्वार था वो अलग होकर उससे फिलामेंट की आकृति का जो आकार था वो ज्वार उससे अलग हो गया।
सूर्य से अलग हुए इस पदार्थ पर एक ओर से सूर्य का और दूसरी ओर से विशाल तारे की गुरुत्वाकर्षण का इस फिलामेंट पर प्रभाव पड़ा, जिससे यह एक सिगार के रूप इसने धारण कर लिया। अर्थात सिगार का आकार, यानी यह किनारों से पतला हो गया और बीच से यह मोटा रह गया। तारे के दूर जाने पर जो तारे की आकर्षण शक्ति थी वो कम हो गई और यह जो ज्वारीय पदार्थ था वो तारे के पीछे अधिक दूरी तक नहीं जा सका। सूर्य से दूर होने के कारण यह सूर्य में भी वापस नहीं जा सका। आकर्षण सिद्धांत के अनुसार यह ज्वारीय पदार्थ सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने लगा। जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं कि ये जो सिगार के आकृति का जो था वो सूर्य के चारों ओर जो है वो वापस नहीं जा सका और आकर्षण सिद्धांत के अनुसार ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने लगा। सिगार के अंदर का पदार्थ जो था वो एक पदार्थ तीव्रता से ठंडा हुआ, उसमें कई गांठें बन गई। जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं कि बीच वाले बड़े जो मोटा भाग है उसमें बड़े आकृति की गांठें बनी, जो साइड के जो पतले आकृति हैं वहाँ पर छोटे आकार की जो गांठें बनी। ये गांठें बाद में ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गई। ग्रहों में पदार्थ पर सूर्य के आकर्षण का प्रभाव पड़ा और उनमें भी ज्वार उत्पन्न हुए और ज्वारीय पदार्थों से उपग्रहों की उत्पत्ति हुई। इस सिद्धांत से सूर्य के समीप आने वाले सितारे की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से सूर्य पर जो ज्वार उत्पन्न हुआ उसने सिगार का रूप धारण किया, जो बीच में मोटा और दोनों किनारों पर पतला था। अतः सौर मंडल के जो ग्रह हैं वो बीच में बड़े हैं और किनारों पर छोटे हैं। इसकी वर्तमान व्यवस्था जो है वो इस सिद्धांत के अनुसार हमें पता चलती है। जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं कि सूर्य के पास में जैसे उस फिलामेंट की भी आकृति जो थी वो साइड से वो सिकुड़ी हुई थी, इसलिए जो सूर्य के पास वाले जो अभी वर्तमान में ग्रह हैं वो है बुध, शुक्र, पृथ्वी। उसके बाद में ये मंगल इसका एकमात्र अपवाद है। उसके बाद में हम देखें कि गुरु, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये सभी आकृति में हमें बीच में बड़े आकृति के और साइड में हैं वो छोटी आकृति के ग्रह मिलते हैं। बड़े ग्रहों के उपग्रह, इससे ये भी पता चलता है कि बड़े ग्रहों के उपग्रह अधिक हैं और छोटे उपग्रहों जो छोटे ग्रह हैं उनके उपग्रहों की संख्या कम है। उपग्रहों के क्रम में यह लगभग ग्रहों के क्रम के समान ही है, मतलब उपग्रहों का आकार भी बीच में बड़ा है और किनारों पर छोटा है, जैसा कि ग्रहों में। सभी ग्रहों में जो है वो एक जैसा पदार्थ पाया जाता है, क्योंकि इन सभी की उत्पत्ति सूर्य से अलग हुए जो ज्वारीय पदार्थ है उनसे हुई है। इस परिकल्पना में पृथ्वी को द्रवीय अवस्था में स्वीकार किया गया है, जो आधुनिक विचारधारा के अनुकूल है। इन सभी विवेचनाओं के बावजूद भी जो ये परिकल्पना है इस पर आपत्तियां भी की जाती है। सर्वप्रथम लेविन का मत है कि इस सिद्धांत में अंतरिक्ष में तारों के बीच इतनी अधिक दूरियां हैं कि किसी भी तारे के सूर्य के निकट आकर उसमें ज्वार उत्पन्न करने की संभावना नहीं है। दूसरा, इस पर जो आपत्ति की गई है वो सूर्य के धरातल पर ज्वार तभी उठ सकता है कि जब सूर्य के आंतरिक भाग का तापमान कई लाख डिग्री सेल्सियस हो, जो संभव नहीं है। ऐसी अवस्था अगर हुई तो भी ज्वारीय पदार्थ जो है वो ग्रहों के रूप में घनीभूत होने की बजाय आकाश में फैल जाएगा। सौर मंडल के ग्रहों के बीच में जो दूरियां हैं वो बहुत अधिक हैं, जिन्हें प्रमाणित करने में यह परिकल्पना सफल नहीं हो पाई है। मंगल ग्रह सूर्य से पृथ्वी की अपेक्षा अधिक दूरी पर है। इस परिकल्पना के अनुसार उसे पृथ्वी से बड़ा होना चाहिए, परंतु वास्तव में मंगल ग्रह है वो पृथ्वी से छोटा है। ग्रहों में जो अधिक कोणीय संवेग है वो जो इस परिकल्पना के अनुकूल नहीं है। जिस तारक के कारण सूर्य में ज्वार उत्पन्न हुआ उसका बाद में क्या हुआ, इस प्रश्न का उत्तर भी इस परिकल्पना में नहीं दिया गया है। इस तरह हम देखते हैं कि जेम्स जीन्स की जो
जेम्स जीन्स या तथा जेफ्रे की जो ज्वारीय परिकल्पना है वो एक जो सिद्धांत है उसको एक दिशा प्रदान करती है और आगे के सिद्धांतों के लिए एक आधार प्रस्तुत करती है।